हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नाउ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको डिटेल में रीड कर कर बताऊँगा। जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं डायरेक्ट हेडिंग से आपको एक्सप्लेन करूँगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन। ये एक स्लो प्रोसेस है बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। इन एनी कंट्री, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस which is easy to start but difficult to maintain। किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट स्टार्ट करना तो इजी होता है बट उसे मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लो। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रिवर फ्रंट का। बनाना तो इजी था बट उसे रोज़ मेंटेन करना, क्लीन करना, हर एक बात का ध्यान रखना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो डेवलपमेंट करना तो इजी है बट उसे मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियल लेवल पर डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है बट आफ्टर सम टाइम वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आउटपुट इंक्रीज which is a quantitative, and due to research the quality of the product improve which is qualitative। यहाँ पर अगर हमारा टोटल क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारा क्वांटिटेटिव चेंज है, और अगर रिसर्च की वजह से हमारा प्रोडक्ट बेटर हो रहा है तो वो एक क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। बट देयर इज़ मोर ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। चेंज इन डिमांड। There is a rise in the income of the people due to development which change their taste। अगर इनकम में इंक्रीज हो रही है, इनकम राइज हो रही है, सो क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन होता है ना, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द डिमांड फॉर बेसिक और प्राइमरी गुड्स राइज बट सब्सिक्वेंटली देयर इज अ राइज इन द डिमांड फॉर कम्फर्ट्स एंड लग्जरियस गुड्स। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ होती है तो इनिशियल लेवल पर तो वो बेसिक या प्राइमरी गुड्स की डिमांड क्रिएट करता है, बट स्लोली वो लग्जरियस गुड्स की डिमांड क्रिएट करने लगता है। सपोज़ करो किसी की इनकम 10,000 थी तो इसकी डिमांड्स जो हैं वो बेसिक होंगी, बट अगर इनकम 50,000 हो गई या 1 लाख हो गई तो बेसिक डिमांड्स पूरी हो जाने के बाद अब वो कंफर्ट एंड लग्जरी डिमांड्स स्टार्ट कर देगा। ऐसे में जब उसकी इनकम 10,000 हुआ करती थी वो सिर्फ फूड डिमांड करता था, क्लोथ डिमांड करता था, लेकिन अब उसे लग्जरियस आइटम्स चाहिए, कॉस्टली फ़ोन चाहिए, कार चाहिए, एंड क्लोथ भी चाहिए तो ब्रांडेड क्लोथ चाहिए। सो ऐसे में क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज़ होती है ना तो लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेबर बिकम मोर डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स मूवेबल, जिसे हम मूव कर सकते हैं। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनेमिक। अगर हमारा लेबर एजुकेटेड हो गया तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक। Increase capital formation. Development leads to increase in the demand for different commodities. New enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increase. Rate of investment, हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एंड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने की वजह से इनकम बढ़ी, इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से कैपिटल इंक्रीज़ हो गया,
सो ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर इज शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी। पहले हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो फायर एंड वाटर बेस्ड थी, अब वो हमारी कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई है, विच रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट। पहले सपोज करो जो ट्रेन थी वो कैसे चलती थी, फायर से या वाटर से या कोल से। अब आज की ट्रेन्स जो हैं सुपरफास्ट ट्रेन कैसे चलती हैं, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई। एंड लास्ट इज सेल्फ मोटिवेटिंग, आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो एक लेवल के बाद एक मोटिवेशन मिलता है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर दीजिए, डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग। हर एक पर्सन को सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 5, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखे, बट अब हमें लिमिटेशंस देखनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। लिमिटेशंस क्या होती हैं? सो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। It shows the economic scenario, but in real sense, it cannot discuss the human development. It cannot become the index of human progress. ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिनेरियो दिखा रहा है, मीन्स उस कंट्री का पैसों में डेवलपमेंट कितना हुआ है वो बताएगा, बट उस कंट्री का ह्यूमन प्रोग्रेस कितना हुआ है वो नहीं बताएगा। पैसों में डेवलपमेंट होना वो एक अलग बात है और ह्यूमन का डेवलपमेंट होना वो एक अलग बात है। अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो हम समझेंगे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अगर वो क्वालिफाइड हो जाए तो हम समझेंगे कि उसका प्रोग्रेस हुआ है। सो ह्यूमन प्रोग्रेस होना एक अलग बात होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना वो एक अलग बात हो जाएगी। Second, economic development cannot be measured as economic growth. It is a very difficult to measure economic development. Economic development includes those changes that have happened in society. It is very difficult to drive a measurement for this. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके जो मेजरिंग पॉइंट्स हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, ग्रोथ कर रही है। सो ग्रोथ मेज़र करना आसान होता है, पैसा इंक्रीज हो गया मीन्स ग्रोथ हो गई, बट डेवलप होना, डेवलपमेंट को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट takes place, the standard of living of people improves. Though economic development is taking place in India today, there is not much improvement in the standard of living of the people, and therefore we can say that economic development means improvement in standard of life, standard of living. देखिए, पैसा आना दैट इज़ ग्रोथ, लेकिन एजुकेटेड होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना वो अलग बात है। ज़रूरी नहीं है वो पैसे से आए। अगर किसी के पास पैसा ना हो लेकिन वो एजुकेटेड है, उसका लाइफ सिंपल है, वो अच्छे से जी रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, क्राइम नहीं कर रहा है, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलो, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है लोगों के पास, लेकिन वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, वो पैसों के लिए एक दूसरे को कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते या एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। दूसरा है कि पैसों में कितना भी ग्रोथ हो जाए, कंट्री कितना भी रिच हो जाए, लेकिन फिर भी वो क्राइम करते हैं, थोड़े से पैसों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, तो वो हो गया ग्रोथ। पैसों में ग्रोथ होना अलग बात है, डेवलपमेंट होना अलग बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डिफरेंस आप होमवर्क में रीड करोगे, खुद रीड करोगे। कोई भी पॉइंट्स हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं आपका सॉल्व करूँगा। नंबर है 9712342616। इस नंबर पर कॉल करना है आपको। और दूसरा, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो अहमदाबाद से बाहर से मेरे लेक्चर देख रहे हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए भी इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। चलिए, तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ पैसों से होगी, डेवलपमेंट में हम क्वालिटेटिव चेंजेस देखेंगे। यहाँ ग्रोथ में हम क्वांटिटेटिव चेंजेस देखेंगे कि क्वांटिटेटिव चेंजेस कितने हैं। हमारे पास 10 साल पहले पैसा कितना था, आज कितना है। और यहाँ पर हम क्वालिटेटिव चेंजेस देखेंगे कि कंट्री में क्वालिटी वाइज चेंजेस कितने हुए हैं। तो ये है दोनों का डिफरेंस। नोट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, नोट्स में देखते रहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब है ये देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ पैसों में डेवलपमेंट नहीं, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने के लिए कौन से इंडिकेटर्स हैं। सो फर्स्ट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है टोटल नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन की इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं PQLI, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। एंड द फोर्थ इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चेक करने के लिए। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे, हर एक का अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सो नेशनल इनकम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करती है, पर कैपिटा इनकम का रोल क्या है, PQLI क्या है और HDI क्या है। इसमें से ये दोनों पॉइंट जो है PQLI एंड HDI, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे लिख दीजिए आप अपने नोट्स में, अंडरलाइन कर दीजिए कि ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट हम ये नेशनल इनकम कवर करते हैं। एक्सप्लेन ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर और डिस्कस नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ नेशनल इनकम को कैसे हम दिखाएंगे कि एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेंडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज, अंडरलाइन करोगे, देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी कंट्री का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रियल इनकम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। इफ़ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज़ हाई, द डेवलपमेंट रेट इज़ सेड टू बी हाई। जितनी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी उतना हम डेवलपमेंट समझेंगे हाई है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियंस इंडिया से बाहर जाते हैं और वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं। आपने ये सुना होगा कि कोई भी आपके नेबर में या रिलेशन में या रिलेटिव्स कोई भी मिस्टर ABC हो सकता है, वो यहाँ से US गया, USA गया, अमेरिका गया, लंदन गया और वहाँ जाकर इनकम जनरेट कर रहा है। तो उसका वहाँ जाने का रीज़न है कि उस कंट्री की रियल इनकम, यहाँ की जो इंडिया की रियल इनकम है, पर पर्सन जो इनकम है, जो कंट्री की रियल इनकम है, उसके कंपेयर में अमेरिका की रियल इनकम ज़्यादा है। यहाँ इंडिया में पर मंथ कोई 30 to 50,000 इनकम जनरेट कर सकता है, लेकिन अमेरिका में जाकर वो ही 3 लाख से 5 लाख रुपीस पर मंथ कमा सकता है। सो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और वहाँ जाकर इनकम जनरेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। If national income increase at lower rate, the rate of development is low. If the national income does not rise, it depicts the state of stagnancy, that means stability. And if national income decrease, there is underdevelopment or negative development.
अब अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है किसी कंट्री की मीन्स ओवरऑल पूरे कंट्री का लास्ट ईयर का जो इनकम था उसके कंपेयर में करंट ईयर की इनकम डिक्रीज हो रही है, तो इसे कहेंगे अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, रियल इनकम and not money income is taken into consideration, and hence national income is calculated not at current prices but at constant prices। ये करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये जो इंडिकेटर है ये डिसाइड करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। नाउ ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ का ये एनुअल ग्रोथ रेट है इन परसेंटेज, कितना ग्रोथ कर रही हैं ये कंट्री। नाउ ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और ये इनका ग्रोथ रेट है। और ये डेटा हमारे पास कहाँ से आया है, ये डेटा ऑथेंटिक है या नहीं है, तो ये सोर्स लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे के डेटा हैं 15-16 के। अकॉर्डिंग टू ईयर 15-16 नॉर्वे का इकोनॉमिक ग्रोथ जो था, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम 2.2%, अमेरिका 2.4%, श्रीलंका, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अलग अलग कंट्रीज़ के ग्रोथ रेट दिए हुए हैं। अब ये जो टैबुलर एक्सप्रेशन है यही सेम टू सेम यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इन स्टेटमेंट। अब ये जो टैबुलर एक्सप्रेशन है ये आप रीड करोगे, सेम एज जो भी ऊपर टेबल पे आपने दिया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। अब हम नेशनल इनकम में ये तो डिसाइड कर रहे हैं कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई, कंट्री का ग्रोथ हुआ, नेशनल इनकम डिक्रीज़ हुई, कंट्री का नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ। लेकिन नेशनल इनकम की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। सो फर्स्ट पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। अब यहाँ पर क्या है, ये मैं पॉइंट सीधा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अंदर इन डिटेल नहीं जा रहे हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है कि पूरे नेशन की इनकम को कैलकुलेट करना। ऐसा क्यों? तो बहुत सारे लोग अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाते, ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, इलीगल इनकम जनरेट करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, मीन्स टैक्स दिखाते ही नहीं हैं, अपनी इनकम रियल इनकम दिखाएंगे ही नहीं। अगर इनकम पूरे महीने में 1 लाख रुपया कमाते होंगे तो वो बताएंगे कि हम पूरे महीने में 25,000 रुपीज़ कमाते हैं। फिर इलिटरेसी, कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं कि इनकम टैक्स नाम का भी कोई एक मार्केट में वर्ड है जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है। वो ये समझते हैं कि जो भी हमारा पैसा है वो हमारा ही है, हम क्यों गवर्नमेंट को दें। वो नहीं समझते कि यही पैसा गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपेंडिचर करने वाली है। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसमें चाहिए कि पूरा कंट्री जब तक ऑनेस्टली नहीं बताएगा उसने कितनी इनकम की, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। सो इसे मेज़र करना, कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये जो है इसे इजीली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन। सिर्फ हमें नेशनल इनकम पता चल जाए और वो हम देखें कि इंक्रीज़ हो रही है तो हम समझ रहे हैं कि कंट्री का प्रोग्रेस हो रहा है, बट हमें उस कंट्री का पॉपुलेशन भी देखना होता है। सपोज़ कीजिए कि कोई कंट्री का, किसी भी कंट्री का एवरी ईयर 2% नेशनल ग्रोथ हो रहा है, बट उसका पॉपुलेशन 5% ग्रोथ हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उस कंट्री का जो ग्रोथ है वो उसके पॉपुलेशन की ग्रोथ से लेसर है। तो ये भी कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं।
अब किस मेथड से कैलकुलेट करें वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट रिज़ल्ट्स आएंगे, जिन्हें कंपेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ये थे लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अब पर कैपिटा इनकम भी यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम 4 इंडिकेटर्स चेक कर रहे हैं, कौन से, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ आपको 4 हेड पॉइंट्स दिए हुए थे, जहाँ पर नेशनल इनकम था, पर कैपिटा इनकम था, PQLI था एंड HDI था। हमने चारों को डिटेल में समझना है, इसीलिए एक एक का अलग अलग क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले नेशनल इनकम को एक्सप्लेन किया, अब मैं पर कैपिटा इनकम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम PQLI एंड HDI पर आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हेड पॉइंट्स दिए हुए थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 पॉइंट हैं, चारों को डिटेल में समझना है, इसलिए चारों के अलग अलग क्वेश्चंस लिए हुए हैं। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में समझा नेशनल इनकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में समझेंगे पर कैपिटा इनकम। तो आइए पहले समझते हैं पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि उस कंट्री की टोटल इनकम होगी, उसे उस कंट्री की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाएगा, दैट विल बी पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लास्ट ईयर पूरे इंडिया की जो टोटल इनकम होगी, जो टोटल नेशनल इनकम होगी, उसे इंडिया की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाए तो जो नंबर आएगा, जो एवरेज आएगी, वो होगी हमारी पर कैपिटा इनकम। ये एक एवरेज नंबर है कि हर एक इंडियन एवरेज कितना पैसा कमा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडियन की इनकम हो रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे इंडियंस होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कम कमाया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने लॉस भी किया होगा, बट पर कैपिटा इनकम में हम सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल एवरेज इनकम कंट्री का कितना हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, when the per capita income of a country increases for a long period continuously, it can be said that economic development has taken place. अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है और वो लॉन्ग पीरियड के लिए इंक्रीज़ हो रही है तो हम समझेंगे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, US, UK, यूरोपियन कंट्रीज़, इन सब के लिए ये पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। पर कैपिटा इनकम इज़ एवरेज इनकम पर हेड। हर एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है वो देखेंगे हम यहाँ पर। पर कैपिटा इनकम इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। ये अंडरलाइन कर दीजिए, ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उस कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। This indicator takes into account the population of that country too, and hence per capita income as an indicator is superior to the national income. यहाँ पर हम पॉपुलेशन का भी कैलकुलेशन में ले रहे हैं, इसलिए ये नेशनल इनकम से एक सुपीरियर इंडिकेटर है। The experts of UNO, that means United Nations organizations, have recommended per capita income as an indicator of economic development. UNO ने बताया है कि पर कैपिटा इनकम जो है ये एक बेस्ट इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। आगे मैं मेन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। If countries per capita income rises faster rate, development is said to be fast. अगर पर कैपिटा इनकम
बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो ये समझेंगे कि कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो रहा है। इफ़ पर कैपिटा इनकम इज़ कांस्टेंट रेट एंड इफ़ पर कैपिटा इनकम फॉल्स डेवलपमेंट इज़ नेगेटिव। अगर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ हो गई तो डेवलपमेंट नेगेटिव समझेंगे। If development does not improve the standard of living of the people in real sense, it cannot be called as development. डेवलपमेंट की वजह से अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे हम रियल सेंस में डेवलपमेंट नहीं मान सकते। हैंस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज लीडिंग टू फिजिकल बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड इंडिकेटर। इसलिए पर कैपिटा इनकम को एक लीडिंग इंडिकेटर माना गया है, फिज़िकल बेटरमेंट के लिए माना गया है और इसे एक गुड इंडिकेटर समझते हैं। नाउ आपको अलग अलग कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम मीन्स पर कैपिटा नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी भी जिसे कहते हैं, वो दिया हुआ है। परचेजिंग पावर पैरिटी वो भी आपको कैसे दिया हुआ है, इन यूएस डॉलर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे का पर कैपिटा इनकम नॉर्वे का मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसान होगा। हाँ, ये पूरा टेबल आपको अब दिखाई दे रहा होगा। नॉर्वे का पर कैपिटा इनकम 64,992 यूएस डॉलर्स है, ये 2014 में कैलकुलेट किया गया था। अमेरिका की इनकम $52,000 है, श्रीलंका $9,000, चाइना $12,000, इंडिया $5,400 एंड पाकिस्तान $4,800। ये पर कैपिटा इनकम है और इस इनकम में ग्रोथ कितना हो रहा है ये वो दिया हुआ है, ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम। फिर से मैं बताऊं ये कहाँ से आए हैं हमारे पास नंबर्स, ये सोर्सेस क्या हैं इसके। ये जो सोर्स है ये वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे 1516 का है। मीन्स ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं ये रियल नंबर्स हैं और ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से लिए गए होंगे और आपके ये टेक्स्ट बुक के ही नंबर्स हैं। टेक्स्ट बुक में भी आपको यही दिए हुए हैं। अब आप देखिए अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग पर कैपिटा इनकम है। अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया का और नॉर्वे का तो देखिए नॉर्वे के लोग पर ईयर $64,992 कमा रहे हैं, दैट मीन्स अप्रॉक्स $65,000 हो गए, और इंडियन $5,497 कमा रहे हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जितना ईयरली इनकम है उतना नॉर्वे के लोग पर मंथ कमा लेते हैं। सो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है ये। तो ये है इनका पर कैपिटा इनकम। अब ये जो टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है वही सेम आपको नीचे स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये आप रीड कर लीजिए। नाउ लिमिटेशंस देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस क्या है। पर कैपिटा इनकम हमने बात तो कर ली कि चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलेगा कि कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक एस्टिमेट्स हैं। अब एस्टिमेट्स क्यों हैं, क्योंकि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाता है। अब नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाता है, बट नेशनल इनकम आएगी कहाँ से, नेशनल इनकम कहाँ से आएगी हमारे पास, क्योंकि सारे लोग ब्लैक मार्केटिंग जनरेट करेंगे, अपनी रियल इनकम नहीं बताएंगे, टैक्स में चोरी करेंगे, तो कैसे पता चलेगी रियल इनकम। और दूसरा पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। अब पॉपुलेशन भी हमारा एवरी ईयर कैलकुलेट नहीं होता है, हमें ये नहीं पता होता है, हर 10 साल में सेंसस एक बार कैलकुलेट करता है हमारा पॉपुलेशन, तो हमें ना ही रियल इनकम पता है ना ही रियल पॉपुलेशन पता है, बट हम एस्टिमेट्स लेकर काम करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है।
डिफ़िकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मेज़र है कैलकुलेट करना, क्योंकि ना ही हमें रियल नेशनल इनकम का भी पता चलेगी और ना ही पर कैपिटा इनकम का भी पता चलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा जनरेट करते हैं, जो इनकम करते हैं, लेकिन बताते ही नहीं हैं गवर्नमेंट को। तो कैसे पता चलेगा रियल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम? थर्ड पॉइंट, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम में हमें सिर्फ एवरेज पता चलती है और कुछ भी नहीं पता चलता। इसमें यह हो सकता है कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, रिलायंस है, टाटा है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। कुछ ऐसे नॉर्मल लोग होंगे जिन्होंने बहुत कम प्रॉफिट किया होगा, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने लॉस किया होगा। तो पर कैपिटा इनकम इन सब का एक एवरेज बता रहा है। फोर्थ पॉइंट, डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन। अब जब हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं तो डिफ़िकल्टी क्या आती है कि फ़र्स्ट हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इन यूएस डॉलर्स, क्योंकि हमारी इनकम तो कैसे हो रही है? रुपीज़ में हो रही है। हम इंडिया में रुपीज़ यूज़ करते हैं, अमेरिका में डॉलर्स यूज़ होते हैं, नॉर्वे में नॉर्वे की करेंसी यूज़ होगी, यूरोप में यूरोपियन करेंसी जो यूरो है वो यूज़ होती है। सो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ का जो इनकम होता है वो अलग अलग करेंसी में होता है। सो उसे कंपेयर करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम कैसे कंपेयर करेंगे किसी कंट्री को, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ? तो सबकी इनकम को पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और नॉर्वे की इनकम कितनी है। पॉइंट नंबर 5, नॉट एक्चुअल इनकम। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज़ नॉट एक्चुअल इनकम ऑफ दैट सिटीजन्स। ये कोई एक्चुअल इनकम नहीं है। पर कैपिटा इनकम एक्चुअल इनकम नहीं है, ये एक एवरेज नंबर है। एवरेज क्या है कि सारे लोग जो रहने वाले हैं वो कि एवरेज कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर हाइड्स मोर देन इट रिवील्स एंड हैंस इट इज़ नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर। पर कैपिटा इनकम बहुत सारे पॉइंट्स को हाइड करता है, और ऐसे बहुत कम पॉइंट्स हैं जिन्हें वो रिवील करता है, मीन्स दिखाता है। सो इसलिए हम इसे करेक्ट इंडिकेटर नहीं मान सकते। कहने का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम हमें जितनी चीज़ें दिखाता है उससे ज़्यादा पॉइंट्स को वो हाइड कर लेता है। इससे हमें ये पता नहीं चलता कि कंट्री की रियल इनकम कितनी है या कैसे है। सो ये एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं बोल सकते। सो ऊपर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 4 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट मैं फिर से आपको दिखा दूं, नेशनल इनकम था। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर कैपिटा इनकम था। सो नेशनल इनकम को हमने क्वेश्चन नंबर 8 में कवर किया, पर कैपिटा इनकम को क्वेश्चन नंबर 9 में कवर किया। अब हमें आगे करना होगा फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड HDI दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में PQLI फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया हुआ है। इसके लिए समझेंगे फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं वो समझेंगे, और उसके बाद हम HDI को समझेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। सो स्टूडेंट, ये आपके सामने नोट्स हैं सारे। ये पॉइंट मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करूँगा और समझाऊंगा कि PQLI कैसे कैलकुलेट होता है और वो कैसे एज एन इंडिकेटर यूज़ होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।